सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरुआत करता हूं, क्योंकि शायद आप हमारा नाम भी इस पे नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं हिंदी प्रकोष्ठ के ईमेल है उससे कनेक्ट हूं। मैं डॉक्टर अनिल तिवारी हूं, जो दर्शन और संस्कृति विभाग में अध्यापक हूं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण दिवस मना रहे हैं जिसको हिंदी दिवस कहते हैं, और इस दिवस के मनाने के बारे में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। पहली तो ये कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हिंदी तो हमारे खून में रची बसी है, तो दिवस मनाने जैसा क्या है और दूसरी जो विचारधारा है वो कहती है कि नहीं, दिवस मनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी को जिस ऊंचाई पर हम ले जाना चाहते थे वहां अभी बिल्कुल पहुंची नहीं है, तो हमको उस स्तर तक ले जाना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन जो भारत की संविधान सभा थी उसमें हिंदी को राजभाषा के तौर पे स्वीकार किया गया था। ये प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को पास किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उसके पहले भाग में ये कहा गया है कि हिंदी राजभाषा होगी और ये राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। और हम जैसा सभी जानते हैं कि राजभाषा का मतलब ये होता है कि जो राजकाज की गतिविधियां हैं, जो कार्यालय हैं, उनमें जिस भाषा को प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। तो भारतीय संविधान राजभाषा के तौर पे हिंदी को दर्जा देता है, ये उसकी संवैधानिक स्थिति है। बाकी जितनी भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं उसमें से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और उन भाषाओं के बीच में इतना अंतर संबंध विकसित करने की बात की गई है। इसमें ये बात कही गई कि हिंदी को जो हम एक स्तर पे ले जाएंगे, जो आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो जहाँ से हमको सबसे ज्यादा शब्द लेने हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जहाँ से लेने हैं, वो संस्कृत होगी। और भारत की जो 22 भाषाएं संविधान में लिखित हैं, ये 22 भाषाओं का संस्कृत से सीधा संबंध है। अगर हम देखें, जो अनुच्छेद 351 में बात की गई है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ाएंगे, उसके शब्दकोश को कैसे हम समृद्ध करेंगे, तो उसमें भारत के हर कोने में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें जो प्रमुख हैं, जिसमें साहित्य उपलब्ध है, जिसमें लोग ज्यादातर बातचीत करते हैं, उन सारी भाषाओं का स्रोत इसमें शामिल हो गया एक तरह से। तो हिंदी को समृद्ध करने के लिए संस्कृत मुख्य भाषा होगी, ये कहने का जो अर्थ है, मैं इस तरह से देखता हूँ कि भारत के भूभाग में जहाँ भी जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं से उनकी सब जो हिंदी की शब्द राशि है वो समृद्ध की जाएगी। इस तरह से हिंदी विकसित होती है तो वो राजभाषा के तौर पे प्रयोग की जा सकती है आसानी से। वैसे अगर देखा जाए, जो हिंदी भाषा के प्रदेश हैं वहां पर तो ये राजभाषा के तौर पे इस्तेमाल की ही जा रही है। जितने हिंदी प्रदेश हैं उन जगहों पे जो न्यायालय है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहां पर हिंदी भाषा में निर्णय लिए जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं भारत के अनेक जगहों पे, वहां पे जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें काम होता है। 1965 में जो एक प्रस्ताव लाया गया था, उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जब तक हिंदी इस स्थिति में नहीं आ जाती है कि वो पूरे देश में राजभाषा के तौर में इस्तेमाल की जा सके, तब तक अंग्रेजी को हम काम में लाते रहेंगे। हिंदी को हमें इस तरह से विकसित करना है कि वो इस स्तर पे आ जाए जिससे हमारे बीच संवाद की भाषा बन सके। तो आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही हिंदी को शुद्धता के साथ प्रयोग करना है, तो मैं इस दिवस को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का दिवस मानता ही हूँ। ये इस दिवस को मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को हम शुद्धता के साथ बोलें। तो इस संकल्प के साथ मैं आप सबका इसमें स्वागत करता हूं। और मैं रमाशंकर जी से पहले अनुरोध करता हूं, चूंकि उन्होंने हिंदी
में अपना शोध किया है, हिंदी भाषा को बहुत ही गहराई से समझते और पहचानते हैं। और आजकल मैं देखता रहता हूं कि वो संविधान सभा की कार्यवाहियों को पढ़ रहे हैं। तो रमाशंकर जी, आप अपने विचारों से हमको लाभान्वित करें। डॉक्टर रमाशंकर सिंह जी। धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले तो ये आपके पूरे विश्वविद्यालय को इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं बधाई दूंगा। और अनिल जी शिमला में मिले थे, तो शिमला एक तरीके से अंग्रेजों की दूसरी राजधानी, तो अंग्रेज जब वहाँ जाते थे तो अंग्रेजी भी वहाँ जाती थी। तो हमारी और अनिल जी की मुलाकात अंग्रेजी के एक बड़े प्रतिष्ठित सेंटर पर। भारत का संविधान, भारत की सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे पवित्र, ये बात शुरू हुई 12 सितंबर 1949 को। उस दिन खूब बहस हुई, 13 सितंबर को खूब, और 14 सितंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे संविधान सभा के। भाषा संबंधी जो कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे गोपाल स्वामी अयंगर साहब। तो जो गोपाल स्वामी अयंगर ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसको उन्होंने सौंपा, सिफारिशें सौंपी ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस पर लिखा कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ होगी। उस ड्राफ्ट को सबको दिया गया कि देखो हिंदी के बारे में यह बात की गई है। तो उस पर 300 लोगों ने ऐतराज़ जताया कि नहीं, इसमें ये दुरुस्त किया जाना चाहिए, इसमें ये दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया, हम तो सोचे थे एक भाषा का मामला छोटा सा है, निपट जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी निपटेगा नहीं। तो 2.5 दिन बहुत ही जोरदार बहसें हुई, और कुछ लोगों ने बाद में अपने संशोधन वापस लिए, कुछ लोगों ने नहीं लिए। आप देखिए कि वो जो 311 लोग थे भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे। कोई आसाम से, कोई बंगाल से, कोई मुंबई से, तब मुंबई ही कहा जाता था, महाराष्ट्र गुजरात में। कोई बम्बई से आया हुआ है, कोई मध्य प्रांत, कोई सीपी और दरार से आया है, उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, और ब्रिटिश भारत में जो रियासती भारत था वहाँ से आया है। और सब लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, और सबको लगता है कि ये संविधान बन रहा है तो संविधान जब लागू होगा तो हमारी जो है दिक्कत, हमारी आशा आकांक्षा किस भाषा में प्रकट होगी। तो सब लोग उस भाषाओं के बारे में बात करना चाह रहे थे। और जबकि जो ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि हिंदी जो है इस देश की राजभाषा होगी, 15 वर्षों तक के लिए अभी अंग्रेजी चलने दिया जाए। अंग्रेजी को इसलिए चलने दिया जाए कि हिंदी में अभी न्यायालय और अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, शासन के जो विभाग हैं, उसको आगे ले जाने की वह क्षमता नहीं विकसित हो पाई है। तो धीरे धीरे वह क्षमता ये विकसित कर लेगी, तब मामला चलेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था उसको थोड़े रद्दो बदल के साथ लागू किया गया बाद में। लेकिन ये जो बहसें हैं उसमें बंगाल से थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उन्होंने 3 बातें कही। एक कही कि देखिए मैं बांग्ला भाषी हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में बात करूँगा। और उन्होंने कहा कि ये बांग्ला बहुत सुंदर भाषा है, और ये इसको इसमें तो बंकिम और टैगोर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछे कि किस अभी कोई भाषा लागू की जाए तो संस्कृत लागू करूँगा, लेकिन देश के लिए जो ये पूरी भावना है उसके लिए हिंदी सबसे बेहतर होगी। तो एक तरीके से देखें कि गैर हिंदी भाषी बांग्ला बोलने वाला एक बैरिस्टर यह कह रहा है कि इस देश को जोड़ने के लिए कौन सी भाषा जरूरी होगी। फिर दूसरी आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए। जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, तो नेहरू ने कहा कि भाई देखिए कि हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन हिंदी बहुत जोर जबरदस्ती से नहीं लागू होगी, जोर जबरदस्ती से नहीं लागू होगी। और इस देश में कभी ऐसा हुआ नहीं कि जोर जबरदस्ती से कोई एक भाषा लागू की जाए। एक थे मैत्र साहब, लक्ष्मीकांत मैत्र, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा बहुत ज़रूरी है और इसके संस्कृत भाषा को लागू किया जाए। ठीक। और फिर एक डॉक्टर करीमुद्दीन थे, हसरत मोहानी थे, इन लोगों ने कहा कि अगर हिंदी लागू कर दी जाएगी तो दूसरी भाषाओं का क्या हुआ। बात है उस विवाद के, और भारत के जो ऐतिहासिक अनुभव थे उसको साथ में लेते हुए जब 14 सितंबर को अंतिम रूप से ये भाषा से संबंधित अनुच्छेद पेश किए गए, बनाए गए, तो उसमें ये बात कही गई। अनुच्छेद 351 आप देखिए कि जो अनुच्छेद 351 क्या है, ये कहता है कि मैं पढ़ के आप सुना, हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, तथा उसकी आत्मीयता में, मतलब भारतीयता जिसे आप कहते हैं इंडियननेस, उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी
और अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए, ठीक, और जहाँ आवश्यक हो या वांछनीय हो वहाँ उसके सद भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत भाषा से, संस्कृत से तथा गौड़ता अन्य भाषाओं से सब ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य है। और उस समय इसमें 13 भाषाएं बताएंगे कि इन भाषाओं से आपको शब्द लेना है। तो यह इसलिए अनुच्छेद 351 जो बाद में बना, यह ड्राफ्ट इसलिए डिजाइन किया गया था कि वो जो 311 लोग थे, 311 तरीके के मतों का 311 से ज़्यादा भाषा संसार का जो प्रतिनिधित्व करते थे उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए। राष्ट्रभाषा जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है, ऐसे राष्ट्रभाषा उस समय नहीं अपनाई जाती। भारत आज एक है, तो ये जो डिबेट हुए थे भाषा से संबंधित उसमें भी बड़ी उसकी भूमिका है। ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अगर एक है तो भारत अपनी भाषाओं के कारण एक है, और हम सब एक दूसरे की जो भाषाएं हैं उसका जो सम्मान करते हैं उस कारण एक है। तो आप देखिए जम्मू कश्मीर एक छोटे से राज्य में कितने ज़्यादा भाषा संसार हैं, और भारत की क्या ध्यान ही रहे। तो ये पूरे डिबेट उसी को प्रकट करते हैं। और पूरे संविधान सभा की जब आप बहसों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो किसी एक भाषा के पक्ष में दलील दे रहे हैं, लेकिन उसी के साथ वे लोग यह भी इस बात को बताते हुए मिल जाएंगे कि हम दूसरी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो ये बात बहुत ही ध्यान में हमें रखनी चाहिए। आज अगर भारत एक है तो ये जो हमारे राजनेता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे संविधान सभा में बहुत सारे नाटककार, उपन्यासकार, कवि, लेखक उस समय मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे और अपनी अपनी भाषाओं के उस्ताद लोग थे। तो वो उन सब लोगों की जो भविष्य दृष्टि है उसके कारण है। तो आज जब हम ये हिंदी दिवस मना रहे हैं तो संविधान के उन सारे अनुच्छेदों को पढ़ें और अनुच्छेद 351 को तो जरूर पढ़ें, और उसमें से हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, भाषा को आगे ले जाना। मुझे यही बातें कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस समय जो संविधान सभा की बहसों को पढ़ा और हमसे साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी जो हमारे यहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के अध्यक्ष हैं। अमिताभ द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे कवि हैं और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी कविताओं का संप्रेषण करते हैं। तो डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी जी। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर अनिल तिवारी और सभी श्रोतागण जो इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं और हिंदी से प्रेम करते हैं और हिंदी को चाहते हैं कि ये एक वैश्विक भाषा के रूप में उभर के सामने आए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपनी 4 कविताएं हैं गजल के रूप में, उनको पढ़ना चाहूंगा। पहली गजल का शीर्षक है इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, सूरत कैसी भी हो सीरत अच्छी होनी चाहिए। उस उजड़े शहर में कोई रहता नहीं, उस उजड़े शहर में कोई रहता नहीं, पर चमगादड़ों की बस्ती तो होनी चाहिए। तन पे भले कुछ कपड़े कम रहें, तन पे भले कुछ कपड़े कम रहें, मन को ढकने में कसर न रहनी चाहिए। जिंदगी से मौत महंगी हो गई, जिंदगी से मौत महंगी हो गई, कर्ज का सूद कुछ ज्यादा होना चाहिए। घोंप के खंजर पूछता है हाले दिल, घोंप के खंजर पूछता है हाले दिल, उस शख्स की नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये पहली कविता थी। दूसरी मैं पढ़ना चाहूंगा। मर मर के जीने वाले क्या जाने कज़ा क्या है, मर मर के जीने वाले क्या जाने कज़ा क्या है। कज़ा का मतलब होता है मृत्यु। मर मर के जीने वाले क्या जाने कज़ा क्या है, सुरूर के दीवाने ना जाने खुमारी का मजा क्या है।
मेरे ही घर में करता है मुझे मारने की साजिश, मेरे ही घर में करता है मुझे मारने की साजिश, जब मिलता है पूछता है तुझे फिक्र क्या है। ईंट मिट्टी की इमारत को लोगों ने बनाया घर, ईंट मिट्टी की इमारत को लोगों ने बनाया घर, उसी को बांट कर पूछता है कि तू कौन क्या है। जिंदगी जीने का सलीका उसे ना आ सका, जिंदगी जीने का सलीका उसे ना आ सका, मरने पे पूछता है मेरी मौत की वजह क्या है। आखिरी शेर है इस गजल का। आदमी को आदमी की गंध सुहाती नहीं, आदमी को आदमी की गंध सुहाती नहीं, दीवारों से पूछता है वीरानों की वजह क्या है। अगली गजल पढ़ना चाहूंगा जिसका टाइटल है एक बात समझ में नहीं आती। एक बात समझ में नहीं आती, तेरी याद अब क्यों नहीं आती। एक बात समझ में नहीं आती, तेरी याद अब क्यों नहीं आती। दराजों से झांकती है एक किरण, दराजों से झांकती है एक किरण, उसे यूं आने में शर्म नहीं आती। आंख भर आने को एक गम काफी है, आंख भर आने को एक गम काफी है, बारिश बिन बादल कभी नहीं आती। उसे बस एक ही दुख सताता है, उसे बस एक ही दुख सताता है, सारी रात नींद क्यों नहीं आती। आंख मलने से रोशनी नहीं बढ़ती, आंख मलने से रोशनी नहीं बढ़ती, किताबें पढ़ने से ही अक्ल नहीं आती। आखिरी गजल है जो जिसका टाइटल है जिंदगी में खोना पाना लगा रहता है। जिंदगी में खोना पाना लगा रहता है, थके जिस्म से रूह का जाना लगा रहता है। जिंदगी में खोना पाना लगा रहता है, थके जिस्म से रूह का जाना लगा रहता है। कोई नहीं बहाता गैरों के लिए अपने आंसू, कोई नहीं बहाता गैरों के लिए अपने आंसू, अपनों के जाने पे वहीं समुंदर भरा रहता है। वो ही करते हैं अक्सर वफाओं की बातें, वही करते हैं अक्सर वफाओं की बातें, बेवफाई का गम जिनके सीने में भरा रहता है। इस जहां में सारी लड़ाई बस रोटी की है, इस जहां में सारी लड़ाई बस रोटी की है, किसी का पेट कम तो किसी का ज्यादा भरा रहता है। किसी का दिल न दुखाना इस जहान में, किसी का दिल न दुखाना जहान में, बिना दिल के इंसान कब इंसान बना रहता है। धन्यवाद। कवियों को असल में ताली की जरूरत होती है और ऑनलाइन में सबसे दिक्कत यही है कि मैं एक ताली बजा सकता हूँ, सबको बजाना कहूंगा तो फिर हल्ला हो जाएगा। और इसी बीच श्री केवल कुमार केवल जी जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं कि वो गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवल कुमार केवल जी जम्मू कश्मीर के जाने माने हास्य कवियों में हैं, तो मैं आपको सुनूंगा सर। मैं चाहूंगा कि ये आपको थोड़ा सा आखिर में मौका दें जिससे सारे लोग हमारे साथ जुड़ के और आपको लाभान्वित हों। बीच बीच में अभी लोग आ रहे हैं, तो सर आप जुड़े रहिएगा कृपया, और मैं आपकी कविताएं सुनूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे सबको हंसाते हैं हमें ये मौका आज जरूर देंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी जी, आपने बहुत ही सुंदर बातें कही, जो सूरत कैसी भी हो सीरत होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और मैं चाहूंगा कि सारे लोग कविता के आनंद के साथ जो ये मैसेज दिए जाते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सौरभ जी, डॉक्टर सौरभ को हम सुनेंगे। हमारे प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष हैं श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में, और बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते हैं। डॉक्टर सौरभ, स्वागत है सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर अनिल तिवारी मित्र, भाई और मार्गदर्शक जो भी कह लीजिए,
मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पहले तो इस एक शुभ कार्य को जो आपने अपने कंधों पे ले रखा है और इसको आप चला रहे हैं, हमारे हिंदी प्रकोष्ठ को चला रहे हैं, हमारे सभी मित्रों के साथ मिलकर के विश्वविद्यालय को, जो तकनीकी तौर पे हम लोग लगातार ज्यादातर जो है तकनीकी विद्याओं में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, उसमें हिंदी की इस अलग को जलाए रखना, ये डॉक्टर अनिल तिवारी जी का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी, इस जम्मू कश्मीर की धरती के लिए भी। मैं वस्तुतः हिंदी प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन जहां पर भी मैं जाता हूँ, जिस जगह भी जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी कहीं ना कहीं किसी तौर पर, किसी तरीके से लोगों से जुड़ती और जोड़ती मिलती है। इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत है, और हिंदी का सबसे बड़ा जो एक बहुत ही अद्भुत रूप है वो ये है कि हर एक भाव, हर एक घटना, हर एक स्थिति के लिए एक बहुत ही उपयुक्त शब्द इस भाषा में है। मेरे भाई प्रोफेसर अमिताभ द्विवेदी मेरे इस विचार से शायद सहमत होंगे। हमारे महान कवियों ने, साहित्यकारों ने इस भाषा के लिए लोगों के मन में जगह बनाए रखी, और उसको लगातार अलग अलग समय के ऊपर वो इस अलग को जगाते रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी कविता का पाठ उन महाकवियों को याद करते हुए रखना चाहता हूं आपके सामने। प्रेमचंद्र जी को याद करो, प्रेमचंद्र जी को याद करो, प्रसाद जयशंकर की बात करो, निराला मैथिली मत वाले, निराला मैथिली मत वाले, हिंदी छंद बुने घुंघराले, मर्म काव्य का पहचानो, देखो समझो फिर जानो, मर्म काव्य का पहचानो, देखो समझो फिर जानो, अज्ञेय महादेवी का छायावाद, अज्ञेय महादेवी का छायावाद, नागार्जुन का जन जन संवाद, नागार्जुन का जन जन संवाद, दिनकर संग रहस्य के मत वाले, दिनकर संग रहस्य के मत वाले, सुमित्रा नंदन प्रकृति के प्याले, सुमित्रा नंदन प्रकृति के प्याले, जब रास काव्य की अनुभूति हो, जब रास काव्य की अनुभूति हो, प्रीत परम वेदना ही रीति हो, संबल सार्थ सब संग सखा, संबल सार्थ सब संग सखा, हरिवंश सरस सार मधु आभा, हरिवंश सरस सार मधु आभा, महादेवी मंथन अभिरंग व्यथा, महादेवी मंथन अभिरंग व्यथा, माखन लाल की धर्म कर्म कथा, माखन लाल की धर्म कर्म कथा, हे नवयुग के तुम प्रणय वीर, हे नवयुग के तुम प्रणय वीर, शब्द तंत्र से क्यों हुए अधीर, अक्षर आख्या शब्द साध्य श्रवण, अक्षर आख्या शब्द साध्य श्रवण, काव्य आभूषण रति अति मनोभावन, ऋतु राग रंग छंद चंद पहचानो, ऋतु राग रंग छंद चंद पहचानो, पलकों को तनी आंखों पर तानो, पलकों को तनी आंखों पर तानो, मर्म भाव सखा समद्रहित अहो, मर्म भाव सखा सम द्रवित अहो, सौरभ समरांगण सम शीत बहो, हिंदी भाषा शरण संवाद करो, हिंदी भाषा शरण संवाद करो,
महाकीर्ति महाकवि सबको याद करो, महाकीर्ति महाकवि सबको याद करो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो पूरा भक्ति काव्य, रीति काव्य, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सबको एक ही कविता के माध्यम से संप्रेषित कर दिया। मर्म काव्य को पहचानो, देखो, समझो, फिर जानो। बहुत सुंदर सर, बहुत उत्तम कविता आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी। आपने सुना इनके प्रांजल भाषा और बहुत ही प्रभावकारी संवाद को। डॉक्टर सौरभ के बाद मैं अब आता हूँ हमारे एक सहयोगी दर्शन शास्त्र में, डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी। तो डॉक्टर मधु, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी ओजस्वी भाषा, ओजस्वी वाणी से हम सबको संबोधित करें। डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी, दर्शन शास्त्र विभाग में अध्यापक हैं यही। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर को और सभी जो यहाँ श्रोतागण हैं उपस्थित। कविता हम हिंदी, विशुद्ध हिंदी में तो कविताएं करते नहीं हैं, परंतु जो जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं उसमें कुछ जरूर लिखा जाता है। मेरा विचार था कि कविता सुनाना जो है ये बहुत ही एक अपराध है एक प्रकार का, क्योंकि लोगों को सुनना पड़ता है चाहते न चाहते। अगर वो छप जाए तो कोई पढ़ना चाहे तो बात और है, क्योंकि कविता सुनाने में और किसी के पढ़ने में वही फर्क है जो कुएं में कूदने और धकेले जाने में, आप समझ सकते हैं। तो अगर कोई स्वेच्छा से कूद रहा हो पढ़ना तो बात और है। फिर भी ये तय हुआ कि इस समय कलयुग है, पाप बहुत बढ़ गया है, तो अगर आप कविताएं सुनाएंगे तो उससे जो भयानक यंत्रणा होगी सुनने वालों को, तो इससे उनके पापों में क्षय होगा। इसलिए आपको कविता जरूर सुनानी चाहिए। तो इस करुणा के भाव से आप सभी लोगों का एक प्रकार से लाभ की दृष्टि से मैं एक छोटी सी कविता और एक लंबी सी कविता, तो दोनों ही नहीं है मेरे ख्याल से, वो एक तरीके के कुछ शब्दों का वैसे वाक्य हैं जिनको आप कविता कह सकते हैं। तो एक छोटी सी कविता ये है 4 लाइन की। तो ये है कि क्या कयामत के हम आजाद हो गए, चिड़िया कबूतर भी अब बाज हो गए। कल तक जो बसते थे सिर्फ जंगलों में, वो लुटेरे भी आज शहरों में आबाद हो गए। और कल तक जो गाते थे वतन के दीवाने, वो आजादी के तराने भी अब बदनाम हो गए। और एक कविता में, कविता क्या है उसको लिखा गया है सिर्फ टॉर्चर करने के लिए, और वो सिर्फ उसका मकसद सिर्फ यही है कि कोई कविता कितनी वाहियात हो सकती है। तो ये कविता तो बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रकार का बस वही है कि जिसको कि कह सकते हैं कि गजल भी नहीं है, कुछ है बीच का। और वो कुछ इस तरह के है कि अब तुम मेरे पास अपनी कविताएं सुनाने मत आना, सच कहूं तो अब तुम रहने ही दो कविता सुनना सुनाना, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरत लिखाई में ही तो कविता की गहराई है। वैसे मैं ये भी कह सकता था कि तुम खुद एक कविता हो, गजल हो, वगैरह वगैरह, मगर इसका मतलब ये हो सकता था, ये होता कि हर कोई तुम्हें पढ़ सकता और मेरा दिल ये कभी सह नहीं सकता। फिर क्यों करना उन्हें कविता सुना के बोर, रहने दो उन्हें अपने ख्यालों में सराबोर। सच कहूं तो मुझे दिखने लगा है अब आप लोगों के चेहरे पे तनाव, ललाट की रेखाओं का बढ़ने लगा है खिंचाव। और अब तो मैं ये भी बता सकता हूं कि आप मन ही मन क्या सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरे क्या अपनी कविता का सारा खजाना आज ही लुटाएगा, हमारा भेजा सारा अकेले ही खा जाएगा। अबे दूसरों के लिए भी तो कुछ छोड़, भगवान करे हो जाए तुझे कोड़। न रहेगी उंगलियां न लिखेगा कविता, न होगा बारूद न लगेगा पलीता। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। धन्यवाद। एक ही ताली सुना सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। व्यंग में अच्छा
धन्यवाद केवल जी, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अभी हम आपको भी सुनेंगे। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, कब आएगी बारी तो देख लेंगे। मैं एक डॉक्टर अजय सिंह हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनको सुनने के बाद फिर जो वरिष्ठ कवियों में आपको ही सुनना है। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, तो अजय सिंह जी को सुन के फिर हम केवल जी के पास आते हैं। तो डॉक्टर अजय जी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अजय जी, आपने जैसे कहा कि आपने अभी तक बहुत कम कविताएं लिखी हैं, तो उसमें से जैसे मधु मंगल चतुर्वेदी ने बताया कि जो कविताएं हैं वो दूसरों को टॉर्चर करने के लिए लिखते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने सुनाया, तो ये किसी पुण्य का एक प्रताप होता है जिसमें हम कविताएं सुन पाते हैं, और उससे भी बड़ी पुण्य का प्रताप होता है जिससे कविताएं लिख पाते हैं। तो आपने लिखना शुरू किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार वास्तव में, और हम चाहेंगे कि आप अपने विचारों से, अपनी कविताओं से हमें लाभ पहुंचाएं। डॉक्टर अजय। सरस्वती श्रुति महती महीयताम, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल तिवारी जी को, जो हिंदी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आपका मैं सादर अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने का मौका दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सर इससे पहले 4 लाइनें लिखी थी कभी स्कूल टाइम में, वो भी सुना दूंगा। और पहली कविता मैंने 30 अप्रैल को, जब ऋषि कपूर जी का निधन हुआ था, और उससे 2 दिन पहले इरफान जी का निधन हुआ था। इरफान के साथ हमारी कुछ यादें थी, तो उस दौरान कई सारी बातें चल रही थी, तो मैं वो दोनों कविताएं बहुत छोटी छोटी हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले मैं, चूंकि ये 14 सितंबर हमारे लिए बहुत खास है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत खास है, और रमा शंकर जी ने कुछ बातें कही, लेकिन उसमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक तरीका है दुनिया में चीजों को बांट के देखने का, एक तरीका है दुनिया में चीजों को समग्र रूप से देखने का। मैं चीजों को समग्र रूप से देखने में विश्वास करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आजादी से पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कुलपति बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दीक्षांत समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। तो वहां से शुरुआत होती है भारतीय भाषाओं के आगे बढ़ाने की। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का, जो उस समय की तत्कालीन सरकार ने, जो कांग्रेस और जो भी तत्कालीन सरकार रही, उस सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे, जिसकी बात हो रही थी कि ये वैविध्य से भरा हुआ, सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई वैविध्य से भरा हुआ प्रदेश है, यहाँ पर जो उर्दू थोपने की कोशिश की गई, उसके लिए उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। और उसका परिणाम अभी चंद दिनों पहले आपको इस राज्य की कार्यालयी भाषा में कम से कम हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और उर्दू तो पहले से थी, सबको शामिल किया गया। तो इसलिए ये दिन खासकर जम्मू कश्मीर के एक विश्वविद्यालय में आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये दो मुझे लगता था कि बहुत अहम चीजें हैं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो डेवलपमेंट हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। और अब मैं सबसे पहले अपनी वो कविता सुनाता हूं जो मैंने कोरोना को मिटाएंगे ऐसा करके शीर्षक पे हमने लिखा था। उसके पीछे मेरी सोच में बहुत सारी चीजें थी जो उस समय सरकार दिशा निर्देश दे रही थी, उस पे तमाम लोग तमाम तरीके के काम कर रहे थे। तो मैंने लिखा, हमको शिकायत है उलूल जुलूल फसाने से, हमको शिकायत है उलूल जुलूल फसाने से, इस दौर में भी जाहिलों का फर्ज, जाहिलों का साथ निभाने से, चाइना के कोरोना फैलाने के कारनामे से, चाइना के कोरोना फैलाने के कारनामे से, तथा कथित बुद्धिजीवियों के चाइना को बेहतर मुल्क बताने से। संभल जाओ जमाने वालों, संभल जाओ जमाने वालों, गलतियों को सही ठहराने वालों, वरना यमराज तुम्हें बुला लेंगे, वरना यमराज तुम्हें बुला लेंगे, हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देंगे। गैर बराबरी की ढपली बजाकर संवेदनहीनता का खेल न करो,
गैर बराबरी की ढपली बजाकर संवेदनहीनता का खेल न करो। निजाम के दिशा निर्देशों का विरोध कर, निजाम के दिशा निर्देशों का विरोध कर मानवता को बचाने की लड़ाई फेल न करो। संकल्प करो मजहब से ऊपर उठकर, संकल्प करो मजहब से ऊपर उठकर मानवता का नैतिक धर्म निभाएंगे, मानवता का नैतिक धर्म निभाएंगे। यम नियम के संस्कारों पर चलकर पूरी दुनिया से कोरोना को मिटाएंगे। और मैं चंद लाइनें और जो मैंने बताया आपको स्कूल में लिखी थी, लेकिन अभी कई बार मुझे लगता है वो हर एक मौके पे रिलेवेंट हो जाती हैं। यूं मुस्कुरा के वो हमें देखे जा रहे थे, यूं मुस्कुरा के वो हमें देखे जा रहे थे, हम नजरें मिला रहे थे, वो नजरें चुरा रहे थे, हम नजरें मिला रहे थे, वो नजरें चुरा रहे थे। उनकी स्निग्ध सी हंसी पर हम खिंचे जा रहे थे, उनकी स्निग्ध सी हंसी पर हम खिंचे जा रहे थे, हमको पता भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सर आपका, अमिताभ सर का, मधु मंगल चतुर्वेदी सर का और आपके विश्वविद्यालय से झा सर जुड़े हैं, बाकी सभी लोग, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। और और जैसा एक और बात की मैं लास्ट में ये कहते हुए कि जैसे सारी आज के दिन को आने वाले समय में मातृभाषा दिवस के तौर पर और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और जैसे ये अंतर्जाल हम सबके जुड़ने का माध्यम बनाए, ऐसे ही हिंदी हमारे सबको जोड़ने का माध्यम बनेगी, हमारे सांस्कृतिक वैविध्य के और भाषाई वैविध्य के। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सबको प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय जी। आपने तो इतना सुंदर कविताएं शुरू से लिखना शुरू किया और मुझे लगता है उसको और आप आगे बढ़ाएंगे। और खास तौर पे धन्यवाद इस सूचना के लिए भी कि जम्मू कश्मीर में जो कार्यालय की भाषाओं में जिन भाषाओं को जोड़ा गया है उसमें हिंदी भी शामिल है, डोगरी शामिल है और उर्दू तो हमारी थी ही। तो ये जो एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब डॉक्टर अजय सिंह के बाद मैं श्री केवल कुमार केवल जी जो हमसे जुड़े हैं, और जैसे आप सब लोग देख पा रहे हैं उनको, इस समय वो यात्रा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं। तो केवल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने कम समय में और इतनी व्यस्तता के बावजूद हमको इस अपनी वाणी से लाभान्वित करने का संकल्प किया। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब समय न गंवाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमको अपनी बातों से लाभान्वित करें, अपनी कविताओं से हमारा मनोरंजन भी करें, मैसेज भी दें। अच्छा जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। मैं तो, आप तो कह रहे हैं कि मैं यात्रा पे हूँ, तो मैं कहीं भी चला जाऊं तो अगर ऐसा कार्यक्रम का अवसर मिले तो मैं वहीं से शुरू हो जाऊं। बहुत सुंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग हमें प्लेटफॉर्म देते हैं। एक आप लोग इतना बड़ा जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हिंदी दिवस है, इस अवसर पर हमारे लिए तो एक ये अवसर जो मिला है ना, हमारे लिए तो एक नया जीवन मिला है। आपने हमें जहां बुलाया है इसके लिए आपका हार्दिक आभार करता हूं। और अभी जय भाई साहब बोल रहे थे कि हिंदी, डोगरी और हमारी जो भाषाएं हैं इनको राजकीय भाषाएं घोषित किया है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों ने आज हमारी जो बात की है, हमें समय दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हमें ऐसा ही समय जो मिलेगा, अवसर मिलता रहेगा। जरूर सर। तिवारी जी, मैं आपका हार्दिक तौर से मैं साधु भाव करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का जो समय है, परिस्थितियां जो बदल चुकी है, उस पर मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ कि ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, गूगल करता सबके काम। ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, गूगल करता सबके काम। व्हाट्सएप, फेसबुक, सुबह शाम, सर पे लगा लो झंडू बाम।
बूढ़े बालक और जवान, क्या होगा अब मेरे राम। ईमेल, जीमेल, इंस्टाग्राम, गूगल करता सबके काम। आज भी गूगल मीट पे कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरे पास अभी कोई किताब नहीं है, कोई कविता नहीं है जो मुझे, मैं तो वैसे भी जीवानी सुनाता हूँ, तो मैं जो भी कविता याद है मैं वही सुनाता हूँ आपको। तो अभी एक कविता और सुनाता हूँ कि देश का हर एक कोना है, कोने में आज कोरोना है। जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है। क्या बात है सर। देश का हर एक कोना है, कोने में आज कोरोना है। जो होना है सो होना है, किस बात का रोना है। वाह, मुख पे मास्क लगाना है, हाथों को अपने धोना है। गुड। सैनिटाइजर भी लगाना है, जीवन जू नहीं खोना है। 2 गज की दूरी रखनी है, जीवन को जू नहीं खोना है। देश का हर एक कोना है, कोने में आज कोरोना है। मेरा बेटा अभी छोटा, जी, अकल का थोड़ा खोटा, थोड़ा सा है घोटा। पाठशाला से घर लौटा, आते मुझसे बोला, छोटा सा मुंह खोला, पापा टीचर ने कहा है एक ऐसे लिखवाइए। गधा क्या चीज होता है उसके बारे में बताइए। मैंने कहा जा बेटा अपनी मम्मी से लिखवा ले, जैसा भी बनता है वैसा बना ले। तेरी मम्मी वैसे भी गधों के बारे में ज्यादा जानती है, उनको अच्छी तरह से पहचानती। उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा मैं तो गधों को बहुत कम जानती हूँ, शादी के बाद से ही तो पहचानती हूँ। बात लिख बेटा, गधा बहुत प्यारा प्राणी होता है, पूरी दिन बस बोझ ही ढोता है। जितनी घास डालो उतनी ही खाता है, माली के सामने गर्दन भी नहीं उठाता है। लड़का झट से बोला, मम्मी गधे का ऐसे लिखवा रही हो या पापा का परिचय बता रही हो। बहुत सुंदर सर। कविता है कि एक भ्रष्ट नेता की पत्नी ने जैसे ही सजाई नेता के लिए रोटी की थाली, आंख झपकते ही 2 रोटी उसके कुत्ते ने उठा ली। घर के पछवाड़े में जाकर चैन से खा ली। ये देखकर नेताजी कुत्ते को पीटने लगे, पीट पीट कर घसीटने लगे और कहने लगे, अबे अपने आप को वफादार बताता है, मैंने लोगों की रोटी चुराई, तू मेरी ही रोटी खाता है। ये देखकर नेता के बच्चे ने कुत्ते को छुड़ाया, जोर से गले से लगाया, करने लगा प्यार, थोड़ा सा दुलार। मुझे देखकर बच्चा बोला, अंकल है कोई कुत्ते जैसा वफादार। मैंने कहा, बेटा ये कुत्ता और वफादार अभी अभी तेरे घर की रोटी चुराई है, तेरे पापा ने कितनी की पिटाई है। लड़का जड़ से बोला, इसने तो पेट की भूख मिटाई है, कौन सी रोटी चुरा कर स्विस बैंक में जमा करवाई है। ये कुत्ते हैं, वफादारी निभाते हैं, जिस घर का खाते हैं उस घर का मोल भी चुकाते हैं। जिन चोरों को तुम्हारी पुलिस पकड़ नहीं पाती, ये सूंघ कर पकड़वाते हैं। मैंने कहा, बता बेटा तू इस कुत्ते के बारे में क्या कहता है। लड़का जड़ से बोला, ये तो पापा को ही सूंघता रहता है, ये तो पापा को ही सूंघता रहता है। 70 साल की आजादी ने जे क्या क्या रंग दिखाया है। 70 साल की आजादी ने क्या क्या रंग दिखाया है। क्या क्या हमने सोचा, सोचो क्या क्या हमने पाया है। वो भी कैसी बेला थी जब बाप की घर में चलती थी, छोटे नाखून लंबी चोटी अपनी बहना करती थी। नाखून अब के खूब बढ़ा के केशों को कटवाया है। 70 साल की आजादी ने क्या क्या रंग दिखाया है। अंतरजाल में फंस गया बेटा, अंतरजाल माने इंटरनेट। अंतरजाल में फंस गया बेटा, बाहर कहाँ निकलता है।
जितना उसको पीछे खींचूं अंदर इतना फिसलता है। दुनिया भर की खबर रखता घर को उसने बुलाया है। 70 साल की आजादी ने क्या क्या रंग दिखाया है। चांद को छूने चल पड़े पर दिलों को छूना भूल गए। धन के नशे में हम तो देखो अपनी संस्कृति भूल गए। जैसा तरू लगाया हमने वैसा ही फल पाया है। 70 साल की आजादी ने क्या क्या रंग दिखाया है। क्या क्या हमने सोचा सोचो क्या क्या हमने पाया है। आज का सर जो समय है उस पर 2 शब्द बोलता हूं कि माल पर आया खा ले केवल, जीवन सफल बना ले केवल, घूसखोरी में बहुत मजा है, नुस्खा जे आजमा ले केवल, बीबी बच्चे खुश रहेंगे उनसे हाथ मिला ले केवल, जो भी तुमको पौवा दे दे उसका बटन दबा ले केवल, उनसे जब भी काम पड़े तो जड़ से खुदा बना ले केवल, माल पराया खा ले केवल, जीवन सफल बना ले केवल। कार्यक्रम अभी इसके अंतिम में आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं कि तुमने कहा था जब भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, बलात्कार अपने अंतिम चरम पर पहुंचेंगे तो मैं आऊंगा। लिखा था गीता में, आप आए नहीं, शायद आओगे भी नहीं। शायद आप जान चुके हो आजकल नकली दूध, दही, घी मिलता है, खाकर तुमसे गोवर्धन ना उठाया जाए। वैसे भी बंसी को कोई सुनता ही नहीं, गाय को घर में कोई रखता ही नहीं, और ग्वाले आजकल दही मक्खन नहीं खाते, आजकल वो रहते हैं हमेशा नए नए नशे में। और आजकल कंस को मारने से पहले हो सकता है तुम्हें लड़ना पड़े बलराम से। अब भीम दुर्योधन के संग खाता पीता है, अर्जुन ने भी बना लिया है कि नया दल बिना गीता ज्ञान के। और आजकल पंचाली आजकल साड़ी नहीं पहनती, आजकल साड़ी नहीं पहनती। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे समय दिया कविताएं सुनाने का। जब आप अंतरजाल की बात कर रहे थे उसी समय हमारे यहाँ इंटरनेट ट्रिप कर गया। जी जी जी, अबे आपका कसूर नहीं है, ये हमारी किस्मत ही ऐसी है। आप सिर्फ सुनते हैं, जब कोई हमें हम टीवी पे सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, कविताएं सुनते हैं, जब सुनाने की बारी आती है हमारी कोई नहीं सुनता। सोचा था घर में बीबी को सुनाएंगे, वो नहीं सुनती। नहीं सर, हम लोगों ने ध्यान, बाकी सब लोगों ने सुना सर, ध्यानपूर्वक सुना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ऐसा है जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना, सभी सुनाने के लिए होते हैं, सुनने के लिए आज तक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा कोई हो सकता है, कोई ऐसा आ जाए कि सुनने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल। जैसे केवल जी ये भी कह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे कई मास्टर हैं और सबने आपको सुना। जी जी सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, इतने चलते हुए आपने हमारा मनोरंजन किया और इतना महत्वपूर्ण मैसेज दिया। बहुत बहुत आभार सर आपका। और हम चाहते हैं कि ये जो देश के कोने कोने में कोरोना है जी, ये जल्दी से कोने कोने से खत्म हो जाए और हम सारे लोग कोई ऐसा अवसर मिले जहां पर हम आपको साक्षात देखकर सुन सकें। जी सर। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। तो ये थे केवल कुमार केवल जी, जो हास्य व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाते हैं, जन चेतना जगाते हैं। केवल जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं आता हूं हमारे 2 विद्यार्थी जो श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। वंशित शर्मा जो इस समय श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं। तो वंशित शर्मा, आप अपने माइक को ऑन करके और अपनी कविताओं को हमारे समक्ष सुनाइए। वंशित शर्मा। जय माता दी सर। जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। धन्यवाद सर। यहाँ पे उपस्थित सभी श्रोतागण एवं शिक्षक
सबको मेरा धन्यवाद एवं सादर प्रणाम कि मुझे इतना अपनी उपस्थिति प्रदान करने का एक मौका दिया गया। और मैं अपनी कुछ कविताओं को प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनमें कहीं श्रृंगारिक कविताएं हैं, कहीं ऐसे ही कविताएं हैं। और अभी मैं एक श्रृंगारिक कविता गज़ल जिसकी विधा है प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार से बताया गया कि जैसे कि आजकल लोग किसी भी रिश्ते में, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, किसी प्रकार के रिश्ते में प्यार बाकी नहीं रह गया, सिर्फ सौदेबाजी है। गज़ल की कुछ शेर ऐसे हैं। खाली पन्नों पे स्याही से अशआर सजा देना मोहब्बत नहीं होती। खाली पन्नी पे स्याही से अशआर सजा देना मोहब्बत नहीं होती। कुछ पल मुस्कुराकर किसी से बात कर लेना मोहब्बत नहीं होती। पेड़ से गिरे पत्ते के दर्द के तो तकाजे अलग हैं। पेड़ से गिरे पत्ते के दर्द के तो तकाजे अलग हैं, पर सिर्फ जिस्मों में बड़ी नज़दीकियाँ मोहब्बत नहीं होती। सूरत पर पड़ी चादर के लिए मर मिटते हैं लोग। सूरत पर पड़ी चादर के लिए मर मिटते हैं लोग, और रूह को दफन कर खुद की नुमाइश मोहब्बत नहीं होती। हर पल बुलाना फिर पल में भुलाना, हर पल बुलाना फिर पल में भुलाना, ज़माने की ये कुछ रिवायत बनी। हुस्न के दरिया का साहिल से टकराना, साहब ऐसी तो मोहब्बत नहीं होती। वादों के इतने जो मायने नहीं हैं, वादों के इतने जो मायने नहीं हैं, 7 जन्मों की बातें भी अफवाह लगें। रिश्तों में महज वाकयात का हो जाना, रिश्तों में महज बातचीत का हो जाना, साहब ऐसी तो मोहब्बत नहीं होती। हों भीड़ में शामिल या हों अकेले, ये शायर का जो एक और अंश है, इसमें बताया जा रहा है कि मोहब्बत कैसी होती है। पहले बताया ये मोहब्बत नहीं होती, अब बता रहे हैं हो भीड़ में शामिल या हों अकेले, वादों की परवाह हरदम ही करना। हो भीड़ में शामिल या हों अकेले, वादों की परवाह हरदम ही करना। एतबार राही पर खुद से भी ज़्यादा, एतबार राही पर खुद से भी ज़्यादा, फिलहाल तो ऐसी मोहब्बत नहीं होती। इस गज़ल का आखिरी शेर सुनाना चाहूँगा। जिस्मों से आगे रूह को छूना, जिस्मों से आगे रूह को छूना, एहसास यही है मोहब्बत जो चाहे। शिद्दत से इश्क की खातिर ही जीना, इससे कोई पाक मोहब्बत नहीं होती। इस प्रस्तुति के बाद एक अन्य प्रस्तुति जिसमें मतलब मोहब्बत कैसी होती है फिर नहीं होती वो तो जान लिया, सुन लिया, परंतु मोहब्बत में आने के बाद कैसी बेसब्रियाँ, इंतज़ार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कोई किसी के इंतज़ार करता है दूर हो जाने पे, उस पर कुछ चंद पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा। दिन ढल चुका शब हो रही है रूह मेरी बेसबर, दिन ढल चुका शब हो रही है रूह मेरी बेसबर, है फासले ये दूर तक कब मिले नज़र में बेसबर। तुझे देख लूं मेरी रूह से मैं दस्तक यही दिल दे रहा, तुझे देख लूं मेरी रूह से मैं दस्तक यही दिल दे रहा, फिर सिलसिला ये क्यों हुआ इस बात से मैं बेखबर। शहर में थी कुछ रंजिशें किसी बीते वक्त की बंदिशें, शहर में थी कुछ रंजिशें किसी बीते वक्त की बंदिशें, सहमा समा फिर क्यों भला इस बात से मैं बेखबर। इस तीरगी से रिहाई की तारीख का कुछ पता नहीं, इस तीरगी से रिहाई की तारीख का कुछ पता नहीं, वो चांद क्यों नदारद हुआ, वो चांद क्यों नदारद हुआ इस बात से मैं बेखबर। हो वरू बरू वह बात और, हो वरू बरू वह बात और, दिल तो आहटों को तरस गया, इतने इम्तिहान क्यों ले रहा, इतने इम्तिहान क्यों ले रहे इस बात से मैं बेखबर। अशकों में बहती दुहाई की सुनवाई कब ये पता नहीं, अशकों में बहती दुहाई की सुनवाई कब ये पता नहीं, तफ्तीश किसकी है हो रही इस बात से मैं बेखबर। सुना है मैं बड़ी खास है सब दर्द लेकर के झूमती, सुना है मैं बड़ी खास है सब दर्द लेकर के झूमती, पर मेरा गम क्यों भारी लगा इस बात से मैं बेखबर। जुदा है हम फिर भी एक हैं, जुदा है हम फिर भी एक हैं, ये तो दूरियां हैं कुछ कोस की, जुदा है हम फिर भी एक हैं, ये तो दूरियां हैं कुछ कोस की, पर फिर भी दिल मायूस क्यों इस बात से मैं बेखबर, पर फिर भी दिल मायूस क्यों इस बात से मैं बेखबर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंशित, बहुत सुंदर कविताएं आप लिखते हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप ऐसे ही सुंदर कविताओं को लिखें और हम सबसे साझा करें। वंशित शर्मा एक दूसरे विद्यार्थी जो शिवांगत शर्मा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, मैं शिवांगत शर्मा से अनुरोध करूंगा, गुरुकुल से ही हैं आप अपनी कविताओं से हमें लाभान्वित करें। शिवांगत शर्मा। जय माता दी। जय माता दी शिवांगत, स्वागत है जी धन्यवाद। मैं इस सभा के जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया
उन सब में वरिष्ठों का साधु धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आयोजित कार्यक्रम का एक लेश मात्र हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित एवं आमंत्रित किया। मैं एक कविता पेश करना चाहूँगा जिसका नाम है ये रिश्ता अनोखा। कविता का शेर इस प्रकार है कि हमारी और तेरी कहानी का लेखा और जोखा, तू खिड़की का पट है मैं वायु का झोंका, यूं ही ना जमाना भी कहता है इसको कि तेरा और मेरा ये रिश्ता अनोखा। तो कविता इस प्रकार है कि है अल्फाज मेरे तू गाती है सरगम, मैं बादल सा बरसूं तो धुन मेरी छम छम, मैं तस्वीर तेरी और तू मेरी एल्बम, मैं वायु का झोंका तू फहराता परचम, मैं जख्मों का घर हूँ और तू मेरा मरहम, मोहब्बत हमारी भी बढ़ती है हरदम, मेरा और तेरा ये संबंध जैसे, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, मैं बरसों का प्यासा और तू मेरा पनघट, तू नवेली है दुल्हन और मैं तेरा घूंघट, तू रातों का सपना और मैं तेरी करवट, तू कोरा सा कपड़ा और मैं तेरी सिलवट, तू मोहब्बत का मंदिर और मैं तेरी चौखट, तू नादान बालक मैं भाव हूँ नटखट, तेरा और मेरा ये संबंध जैसे, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, मैं वेदों के मंत्र और तू उनकी शक्ति, तू श्रद्धा की मूरत और मैं तेरी भक्ति, तू जग भोग इच्छुक मैं तेरी आसक्ति, हमारी परस्पर मिली अभिव्यक्ति, वैरागी तू बन जा मैं तेरी विरक्ति, तू सिद्धांत मेरा मैं तेरी हूँ मुक्ति, तेरा और मेरा ये संबंध जैसे, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू आंखें बन मेरी मैं बरसों का अंधा, मैं आश्रित हूँ तुझ पर तू ही मेरा कंधा, मैं छोटा सा बच्चा और तू मेरा चंदा, मैं आज़ादी का भूखा तू फांसी का फंदा, मैं पापी हूँ मैला तू पावन सी गंगा, मैं वतन का हूँ प्रेमी तू मेरा तिरंगा, तेरा और मेरा ये संबंध जैसे, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, मैं अंत हूँ तेरा और तू मेरा आदि, तू सुंदरता है मेरी मैं कश्मीर की वादी, मैं खुशहाली बनूंगा तू मेरी आबादी, तू ईमानदारी है मेरी मैं रक्षक हूँ खादी, तू रंग रूप मेरा तू सीधी और साधी, ले मंडप के फेरे और कर मुझसे शादी, तेरा और मेरा ये संबंध जैसे, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न, तू सांसें मैं जीवन तू आंसू मैं पीड़न। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। तो हमने देखा कि आप इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर कविताएं लिख सकते हो। ये वहाँ की शिक्षा, वहाँ के अध्यापक, उनका प्रभाव है। और मैं डॉक्टर गौरव का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने इन 2 बच्चों को प्रोत्साहित किया जो इस कार्यक्रम में भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगत। शिवांगत के बाद मैं अनुरोध करूंगा सगुन गुप्ता, जो हमारे विश्वविद्यालय की ही एक छात्रा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। पहले तो आप सबकी कविताएं सुन के मुझे काफी अच्छा लगा, इतनी खूबसूरत रचनाएं थी, दिल खुश हो गया एकदम। इससे ही मैं अपनी पहले कुछ बातें कहना चाहूंगी। लम्हों के मायने हैं तस्वीरों के उतने नहीं, लम्हों के मायने हैं तस्वीरों के उतने नहीं, खुशी के मायने हैं पर झूठी नहीं, लफ्जों के भी मायने हैं पर जज्बात इनके मोहताज नहीं, बातें बोले लेकिन झूठी नहीं, और अगर जज्बात सच्चे हों तो लफ्ज अगर झूठे भी पड़ जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ अभी जब मैं 6ठी कक्षा में थी तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी दोस्ती पर, और मैं वो आप सबके सामने कहना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे दिल के काफी करीब है वो कविता, और आज भी पढ़ूं तो उतनी ही कीमती लगती है, उतनी ही आज की दुनिया में भी सही लगती है कि आज भी ऐसा ही होता है। उन पलों को याद कर दिल मेरा भर जाता है, फिर भी क्या करें वो दिन वापस नहीं आता है, चारों तरफ अंधेरा छाया, नहीं मैंने कोई साथ पाया, इधर उधर से दिल बहलाया, फिर भी ना वही हाथ पाया, उस दोस्ती को याद कर खुश मैं होती हूँ, उसी को सोचकर फूट फूट कर रोती हूँ, सपने में भी ना सोचा था जो हो गया हकीकत में, सच तो सच है चाहे सपने में, नहीं मिलेंगे वो दोस्त दोबारा, नहीं मिलेगा वो साथ हमारा हमेशा हमेशा के लिए। एक और कविता है वो भी कहना चाहूंगी मैं आप सबके सामने। वो जो अभी अगली कविता वो ऐसी है कि हमें हर चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें सदा सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो प्रकृति से ही क्यों ना हो। सूरज का ज्ञान, चांदनी ही शीतलता की पहचान,
बारिश की बूंदें हैं अमृत के समान, वायु से सीखो अटलता की जुबान, अपनी वसुंधरा से लो ममता और धैर्य का बयान, तरक्की की छांव देता है आसमान, ईश्वर की बनाई इन चीजों से कुछ तो सीख लो इंसान। ईश्वर की बनाई ये चीजें भेदभाव ना करती हैं और ना ही बात बात पर लड़ती हैं। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। शुक्रिया। बहुत सुंदर सगुन, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो बेटा, ऐसे ही लिखते रहो और हिंदी प्रकोष्ठ के लिए काम करते रहो। सब बच्चे आपका बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत लोग आपके लिए अप्रिसिएशन के लिए वर्ड्स भेज रहे हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मुझे विवेक पढ़नी कुमार। हाँ अभिनव हाँ। थोड़ा एक सेकंड। विवेक। हाँ जी सर कैसे हो आप? अरे स्वागत है, बहुत अच्छा जुड़ गए, बहुत सुंदर है। तो मैं अभिनव मिश्रा को सुन के फिर समय थोड़ा सा कम है लेकिन मैं आपको जरूर सुनूंगा। तो अभिनव बेटा अपनी कविता सुनाओ। और विवेक कुमार हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं जो आप लोगों के वरिष्ठ हैं, कहाँ से पास आउट हो चुके हैं और इनको हम लोग कवि के नाम से जानते रहे। पूरे इनके विश्वविद्यालय में कवि अगर कहेंगे तो उसका मतलब विवेक कुमार है। तो बहुत बहुत स्वागत विवेक। अभिनव मिश्रा को सुनने के बाद मैं आपको सुनूंगा। अभिनव मिश्रा बताओ बेटा। मैं यहाँ अपने नमस्ते सर। और मैं अपने यहाँ पे सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ और मेरी एक ही रचना सुनाऊंगा। मैं अपनी बहुत छोटी रचना है, मैं इतना ज्यादा नहीं लिखता। मैं सिर्फ तभी लिखता हूँ जब कोई चीज मुझे 3-4 दिन तक परेशान कर देती है। तो स्वागत है। बहुत सुंदर। सुनिएगा। मैं ढूंढूं कहाँ और किसे, वो एक ख्वाब है। मैं बनाऊं जहां और जिसे, वो एक ख्वाब है। आंखें बंद सपना परस्त हैं, सीढ़ियां चढ़ने के लिए हौसले पस्त हैं। मैं फिर गिरा, ऊपर पहुंच के तो लगा कि हृदय में मेरे जज्ब बहुत है। फिर एक कदम, फिर एक पल, चंचल मन खेले अपना छल। मैं बिगड़ा इधर, मैं संभला उधर, पहुंचने अपने मंजिलों के शिखर। फिर वही बात है आई बीच में, ये ख्वाब है तो कि सच्चाई बीच में। क्या आंखें खुली हैं मेरी या फिर सांसें बंद हैं, मुझे ज्यादा अपने लग रहे परायों के छंद हैं। है शीतल ये जहां या ढल रही शबाब है, मैं बनाऊं जहां और जिसे, वो एक ख्वाब है। ये मेरा है तो मृदुल क्यों नहीं हूं मैं, क्यों मन में दोष अभिमान का है। हूँ हवा अगर तो कोई ये भी बताओ, मेरे ख्वाबों में विचलित तूफान किसका है। संयम स्वयं सुगम बनाता है अगर तो, वो आखिरी पड़ाव अगम क्यों पेश आ रहा। मैं लिख तो हकीकत के लिए रहा हूँ, तुम्हें दृश्यों में मेरा ख्वाब क्यों नजर आ रहा। मैं वरदानों से शोभित था, अब लोग पढ़ते मेरे श्राप हैं। मैं ढूंढूं कहाँ और किसे, वो एक ख्वाब है। मैं बनाऊं जहां और जिसे, वो एक ख्वाब है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। बहुत सुंदर कविता लिखा है और ऐसे ही आप और लिखते रहो और हमारे साथ उसको साझा भी करते रहो। अब मैं अंत में, मुझे खुशी है कि हमारे विवेक जुड़े हैं, विवेक कुमार, और इन्होंने जो इस पे इनका नाम आ रहा है आप लोगों को मैं बता दूं, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स। इन्होंने अपना नाम की जगह ब्यूटी ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है। तो मैं आपके शब्द की सुंदरता तो बहुत बार देख चुका हूं और मैं चाहूंगा कि आप सबके साथ आज भी साझा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको तो नमस्कार सर। इतने दिनों के बाद नमस्कार, बहुत बहुत आशीष। आपकी आवाज को सुनने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है मेरे लिए फिलहाल। जैसे आपने बताया कि अभी समय की सीमा है, पाबंदी है, तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करके खत्म करूंगा। ये जब मैं कॉलेज से निकल के बाहर आया और चंडीगढ़ में गया तो उस समय मैंने ये कविता लिखी थी जिसको मैं आप सबों के बीच रखने की कोशिश करूंगा। कविता है कि इस नगर के शहर से उस नगर के शाम तक, है मुसाफिर चल रहा स्वप्न के मुकाम तक। इस नगर के शहर से उस नगर के शाम तक, है मुसाफिर चल रहा स्वप्न के मुकाम तक। मंजिलों के राह में वो थक सा गया है और संबंध सारे टूट गए हैं शहर से लेकर गांव तक। वो मुतमईन है कि सफर बदल नहीं सकता, पर लिबास उसके बदल गए हैं सर से लेकर पांव तक। वो घर छोड़ के चल पड़ा है घर के ही वास्ते, कदम उसके नादान हैं और बहुत कड़े हैं रास्ते। वो चल नहीं पाया ना पहुंच सका अंजाम तक,
और आज वो पुकार रहा, काश मुझे पहुंचा दे कोई मेरे गांव के शमशान तक। बस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मैं और सुनना चाहूंगा थोड़ा। सर ये कविता यहीं पे खत्म हो जाती है, थोड़ी छोटी थी। दूसरी वाली अगर सुना आप दो। दूसरी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं दूसरी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। और भी केवल जी भी आपको सुन रहे हैं। केवल कुमार जी हाँ से आपकी मुलाकात हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, जी, बिल्कुल केवल सर को मैं जानता हूँ। सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुनाइए कविता और सुनाइए सर। अच्छा, बिल्कुल सर, मैं आपको एक और छोटी सी कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ कि तू मिल तो तुझको बताए हम, तू मिल तो तुझको बताए हम, दिल पे लगे जख्म दिखाए हम। हर लम्हा गुजारा है तेरे इंतजार में, अपने अश्कों को कैसे छुपाए हम। हर रात गुजरी है तेरे तसव्वुर में, अब नींदों को कितना उड़ाए हम। तेरी खामोशी से जो बातें की हैं, वो कहानी किसको सुनाए हम। जो रात तेरे जुल्फों के साए में गुजरी है, उस रात को कैसे भुलाए हम। तेरी बातें जो मेरे रूह में बसी है, उन्हें डायरी में कैसे लाए हम, उन्हें डायरी में कैसे लाए हम। तेरा कलम मुझसे अब संभाला नहीं जाता, तेरा कलम मुझसे अब संभाला नहीं जाता। इसे वापस कैसे लौटाएं हम, इसे वापस कैसे लौटाएं। केवल जी, आप विवेक के बहुत लिए बहुत कुछ धन्यवाद दो सर। शब्द कहना चाहें। जी बहुत अच्छा जी, बहुत दूर तक जाएंगे सर। इन्होंने बहुत अच्छे, मतलब जितनी जितनी इनकी धन्यवाद उम्र सर। है ना, उससे ज्यादा पा लिया है। इतने शब्दों का जो प्रयोग करते हैं। हाँ, धन्यवाद सर आपका। शब्द जो है वो उर्दू के शब्दों का प्रयोग लाते हैं, अच्छी बात है। हाँ जी सर। तो ऐसा लगता है जैसे जब हमारी जो सरकार टूटी थी ना, तो उसमें दो पार्टियां अलग हुई थी, तो ये गजल उन पर जैसे सौरभ भी आपके उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सौरभ विवेक के लिए कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो केवल जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो भाव है विवेक के, उसको जो है एक संज्ञा दे डाली बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं जो हमारी नव पीढ़ी है, खाली विवेक ही नहीं, भाषा का श्रृंगार यदि उत्सव की तरह हो, भाषा का उपयोग यदि उत्सव के रूप में हो, और केवल जी जिस प्रकार से भाषा के द्वारा जीवन को जीते हैं, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, और आज के हमारे जो युवा वर्ग हैं, सभी मित्र हैं, सभी लोग हैं, हमें आवश्यकता है कि अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान करके हम उस ऊर्जा का भाषा में इस्तेमाल ना करें और जीवन को एक उत्सव के रूप में जिएं, और वही हमारी भाषा में सामने आए। तो मैं इसी छोटे से एक संदेश के साथ जो है अपनी वाणी को विराम दूंगा, परंतु ये भी एक भाव है, अच्छे भाव हैं, चीजें हैं, और भी अच्छे अच्छे भाव आगे आए, इस शुभकामना के साथ जो है अपनी वाणी को विराम। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। आप अगर उनको कुछ संदेश देना चाहें अपनी कविता के माध्यम से या वैसे। सबसे पहली बात तो सर ये अफसोस है कि हम लोग जो हिंदी पखवाड़ा है उसको ऑडिटोरियम में और एक साथ आके सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना वायरस के कारण। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ सर, क्योंकि जब हम लोग हुआ करते थे कॉलेज में तो एक बहुत बड़ा सा त्योहार हुआ करता था 15 दिनों का हमारे लिए, और इसमें सारे बच्चे जब आके पार्टिसिपेट करते थे तो अलग ही उमंग हुआ करता था, उत्साह हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम इस चीज को अभी भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर, और आपके माध्यम से सफल हो पा रहा है और इतने लोग जुड़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे विश्वविद्यालय के लिए। मैं उनको यही कहूंगा कि सर, अगर आपके साथ आपके भाव को प्रकट करने के लिए भाषा है और वो भाषा एक अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचती है, तो इससे बड़ी दुख की बात कुछ और नहीं हो सकती सर। बिल्कुल। और हमारी हिंदी जिसके पास इतना वजन है, इतने शब्दों का भंडार है, और उसको आज हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। और मैं उनको संदेश दूंगा जो हमारे जूनियर्स हैं कि इस चीज को छोड़े नहीं, कम ना होने दें,
इसको और अच्छे से और बड़े लेवल पे हम इतना अच्छा कर ले कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के सारे लोग, सारे कॉलेजेस आके पार्टिसिपेट करें, जो हम करने की कोशिश करते थे जी। और हम उसको लीड करें, हम उसका नेतृत्व करें और इवन हम लोग एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हमारे पास आकर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हिंदी पखवाड़ा में भाग लेकर हमारे मर्यादा को, हमारे कॉलेज के नाम को, विश्वविद्यालय को और ऊपर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इस तकनीकी से ऑडिटोरियम में ना सही लेकिन इनके शब्दों की गूंज जो है विश्व में फैल रही है। और मैं इनके माध्यम से अपने सभी छात्रों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में तकनीक के द्वारा इसका कितना विस्तार किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी खुद की संस्कृति के साथ जोड़ करके इसका कितना विस्तार किया जा सकता है, इसमें तकनीक का क्या प्रयोग किया जा सकता है, नए नए आविष्कारों के साथ सामने आए और हम लोग इसको आगे लेकर के चले, आगे लेकर के। विवेक, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो? जी सर, बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे को पूरा पता नहीं है कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये बस आज के लिए ही सीमित है या फिर हम लोग पूरा हिंदी पखवाड़ा इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? ये मैं अभी बताने ही जा रहा था। हाँ जी सर। ये पूरा हिंदी पखवाड़े का हमने पूरा कार्यक्रम बनाया है और सारे बच्चों को इसको मैं प्रेषित कर चुका हूँ और मैं डॉक्टर सौरभ से अनुरोध करूंगा कि उस सूचना को जो हमारा एलुमनी वाला समूह है उस पे भी उसको फॉरवर्ड कर दें तो आप सबको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें हमारे शिवम कुमार और मयंक, ये 2 बच्चे बहुत मेहनत से सब लोगों को जोड़ रहे हैं। अच्छा। तो मैं पूरा ये हिंदी पखवाड़ा हम आज से, ये तो उद्घाटन था, इसके बाद हम पूरा 28 सितंबर तक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसकी सूचना हमने ईमेल के माध्यम से अपने सारे बच्चों को दे दी है और मैंने अनुरोध किया सौरभ सर उसको आगे भेज देंगे, जिससे आप लोग पूरे एलुमनी जो हैं उससे जुड़ेंगे और जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग उसमें भाग लें। और एक कवि सम्मेलन का और प्लान कर रहे हैं, किसी 28 सितंबर के पहले ही किसी तिथि में सब लोगों से बात करके, और जो तिथि तय होगी उसमें मैं चाहूँगा कि एक कवि सम्मेलन और किया जाए। आज तो हमने छोटा सा प्रोग्राम किया, मैं सहयोग चाहूँगा आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल उपस्थित रहूंगा सर। जो भी कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ पे प्रेषित किया गया है या फिर जो मुझे मिलेगा मौका, आप लोगों के द्वारा जो सूचनाएं मेरे को मिलेंगी प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मैं हाजिर रहूंगा। मैं छुट्टी लेके घर आया हुआ हूँ 1 महीने का। आपका बहुत बहुत आभार। मैं सबका प्रकट करना चाहूँगा जिन लोगों ने अपने कविताओं से और जिन लोगों ने अपने वक्तव्यों के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। मैं डॉक्टर अमिताभ द्विवेदी, डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर मधुमंगल चतुर्वेदी, डॉक्टर अजय सिंह, श्री केवल कुमार केवल जी जो अभी यात्रा कर ही रहे हैं, अभी शायद घर पहुंचे नहीं हैं, आप हमसे लगातार संपर्क में रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे जितने स्टूडेंट इसमें सगुन गुप्ता और अभिनव मिश्रा ने कविताएं सुनाई, गुरुकुल के 2 विद्यार्थी वंशित शर्मा और शिवांगत शर्मा ने अपनी कविताओं से हमारा मनोरंजन किया, हमें संदेश दिया। और विवेक के जुड़ने से तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में केवल जी और विवेक कुमार के जुड़ जाने से, कहते हैं नहीं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णता में भी पूर्णता जुड़ गई है। अब इसको कहा कैसे जाए ये मैं शब्द नहीं पा रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप सबसे संपर्क में रहूंगा और मैं चाहूंगा कि इस हिंदी पखवाड़े के दौरान हम जितने कार्यक्रम करें आप सब उसमें भाग लें। डॉक्टर रमाशंकर जी, जो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर रमाशंकर जी, हिंदी से उनका शोध है और वो बहुत ही सक्रिय समर्पित व्यक्तित्व हैं हिंदी के लिए। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे जितने विद्यार्थी, डॉक्टर राकेश झा जुड़े जो डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, और डॉक्टर अशोक शर्मा जी जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हमारे और भी
कई कलीग बीच में जुड़ते रहे हैं और जाते रहे हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार।